राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग देख रहे थे 2010 का पेपर, तो उसमें 85 नंबर तक हो गया था। अब 86 नंबर से हम लोगों को देखना है। तो 86 नंबर से स्टार्ट किया जाएगा। आज ये पेपर पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, 2010 का पेपर आज समाप्त हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है वोल्गा से गंगा किसकी रचना है। वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, सरदारपुर सिंह की, राहुल सांकृत्यायन की, डॉक्टर नगेंद्र की। तो ये वोल्गा से गंगा जो है, ये राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है। ठीक, राहुल सांकृत्यायन, देखिए यहाँ पे सांस्कृत्यायन लिख दिया है, ये गलत लिखा है। वर्तनी शुद्धि में इसको दे देगा तो गलत हो जाएगा। ये ध्यान देना कि राहुल सांकृत्यायन जो लिखा है ये सही वर्तनी है। का कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा, तो ये वोल्गा से गंगा जो है लगता है कि यात्रा वृत्तांत है, लेकिन ये है कहानी संग्रह है। ठीक, ध्यान इसको देना है। जीने के लिए, सतमी के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, ये दोनों एक ही में है। सिंह सेनापति उपन्यास है। जय अवधेय, मधुर स्वप्न, विस्मित यात्री, सप्त सिंधु, ये सब उपन्यास है। अब इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इसमें से कौन सी रचनाएं हैं उसको पूछ रहा है। कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी। और आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई, सदाचार का तावीज, रानी नागमती की, यहाँ पे नागफनी रहेगा, रानी नागफनी की कहानी, भोला राम का जीव, और जैसे उनके दिन फिरे। ठीक, तो ये इसमें ध्यान ये देना है कि इस शुक्ल जी का ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रश्मिमांसा, त्रिवेणी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में निकला, और हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इसको लिखे थे शुक्ल जी। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। अब देखिए ये चिंतामणि है। ये चिंतामणि जो है 4 भाग में है। चिंतामणि भाग 1, 2 और 3, 4। तो इसमें संपादक पूछ देता है कि चिंतामणि भाग 1 के संपादक, 2 के संपादक। तो चिंतामणि भाग 1 के संपादक शुक्ल जी थे, और 2 के संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और चिंतामणि भाग 3 के संपादक कौन थे? नामवर सिंह। और चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। तो ये ध्यान देना है, इसके चार भाग में इसका संपादन हुआ है, और संपादक इसका पूछ लेता है। अब देखिए रश्मिमांसा और त्रिवेणी में 3 कवि, महान कवि हैं, जायसी, सूर और तुलसी। इसमें कबीर को नहीं रखा गया है, इसको एकदम ध्यान देना है। त्रिवेणी में कबीर को नहीं रखा गया है। आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्काई, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है ना। सदाचार का ताबीज, रानी नागफनी की कहानी ये है, नागमती नहीं है। और भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे, तो ये सब हरिशंकर परसाई जी की रचना है। अब देखा जाए आगे। भक्ति, श्रद्धा, लज्जा और ग्लानि, करुणा, उत्साह, कविता क्या है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, ये साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या, लोभ और प्रीति, घृणा, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध की विविध रूप, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में अभिव्यंजनावाद आदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं। ठीक, इनके निबंध सबको याद होंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम पूछ रहा है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति है कि आचरण की सभ्यता है, कि गेहूं बनाम गुलाब है, कि भाषा की शक्ति है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना इसमें कौन है? भाषा की शक्ति है। तो एक इन्हीं से मिलते जुलते एक हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद से मिलते जुलते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। तो उनको ध्यान देना है, उनका आचरण की सभ्यता जो है उनका निबंध है। तो ये अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं इनको ध्यान देना है, इसलिए कि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इनके आचरण की सभ्यता हो गया, अध्यापक पूर्ण सिंह की रचना निबंध है। 6 निबंध लिखे हैं। तो मजदूरी और प्रेम लिखे हैं, सच्ची वीरता नाम से है, कन्यादान नाम से है, और पवित्रता नाम से है। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के संपादक 3 से 20, गेहूं बनाम गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक, अब देखा जाए आगे। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो ये तीनों जो है मोहन राकेश का नाटक है। ये कन्यादान जो है निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह का। ठीक, तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे मोहन राकेश के नाटक हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान,
अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन सरदार पूर्ण सिंह के निबंध है। ठीक, तो इसमें ध्यान ये देना है कि आषाढ़ का एक दिन जो है कालिदास के जीवन पर लिखा गया है। इसके पात्र हैं अंबिका मल्लिका और दंतुल है, मातुल है, विलोम है। ठीक, लहरों के राजहंस के पात्र हैं नंद सुंदरी। ठीक, इसको भी ध्यान देना है। और आधे अधूरे के पात्र हैं महेंद्र नाथ है एक, और सिंघानिया भी है, और एक सावित्री है। ठीक, इसको भी ध्यान देना है, पात्र ध्यान देना है, नेट में पूछ लेता है। दृश्य काव्य की विधा है, दृश्य काव्य मतलब जिसको देखा जाए। तो नाटक है कि निबंध है कि उपन्यास है कि गीतिका है, तो ये नाटक है। ठीक, दृश्य काव्य की विधा है नाटक। शब्दार्थो सहितम काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? तो शब्दार्थो सहितम काव्यम किसने कहा है? आचार्य दंडी ने कि रुद्रट ने कि विश्वनाथ ने कि भामा ने? तो शब्दार्थो सहित काव्यम किसने कहा है? ये भामा ने कहा है। ठीक, तो भामा ने कहा है शब्दार्थो सहित काव्यम, और ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए आगे 92 नंबर प्रश्न, नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो पिता का, दादा, यहाँ पे दादा रहेगा, दादा का, परदादा का, भाई का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गोपालचंद गिरधर दास, जो नहुस नाटक लिखे थे। भारतेंदु के पिता गोपालचंद गिरधर दास कृत नहुस 1857 भी विशुद्ध नाटक रीति से भले लिखा गया हो, वह अन्य ब्रजभाषा नाटकों से बहुत भिन्न नहीं है। अब 93 नंबर देखा जाए, नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो इसमें से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है? वल्लभाचार्य कौन? शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक ना, तो उनके शिष्य इनमें से कौन नहीं है? तो चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास। तो ये चतुर्भुज दास जो हैं ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो विट्ठलनाथ कौन थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। और चतुर्भुज दास कौन थे? ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे और कुंभन दास के पुत्र थे। ये भी ध्यान देना है, पिता पुत्र कौन लोग थे? तो कुंभन दास के पुत्र चतुर्भुज दास। ठीक, अब देखिए 8 भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और 4 थे विट्ठलनाथ के। तो गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक, ये भी ध्यान देना है। अब आगे देखा जाए, प्रति प्लस आरोपण, ये संधि है, इसका संधि विच्छेद है, इसका पूछ रहा है संधि क्या होगा? तो इसका हो जाएगा प्रति आरोपण होगा कि प्रतिरोपण होगा कि प्रत्यारोपण होगा, कि ये चौथा नंबर का जो ऑप्शन है वो होगा प्रत्यारोपण। तो ये इसमें प्रत्यारोपण होगा। ठीक, ई का य हो जाता है ना, तो ई का य किसमें होता है? यड़ संधि में हो जाता है ना। ई का य, उ का व यड़ संधि में हो जाता है, तो प्रत्यारोपण हो जाएगा इसमें। अजायब घर है, देसी शब्द है कि विदेशी शब्द है कि तद्भव है कि संकर है? तो अजायब घर जो है शिल्पी में गलत दिया है, ये होगा संकर शब्द। ठीक, अजायब घर कैसा शब्द है? संकर शब्द है। अब देखा जाए 95 हो गया, 96 नंबर देखा जाए, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम है। तो दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है पूछ रहा है? प्रतिदर्श है कि काव्यशास्त्र है कि काव्यादर्श है कि भाषादर्श है? तो काव्यादर्श कौन लिखा है? दंडी लिखे हैं। दंडी की रचनाएं निम्नलिखित हैं: 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंति सुंदर कथा, छंदो विचित, कला परिच्छेद, द्विसंधान काव्य, ये इनकी रचनाएं, इसको ध्यान देना है। अब 97 नंबर देखा जाए, दैत्य प्लस अरि, दैत्यारि एक उदाहरण है। व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दैत्य प्लस अरि में स्वर संधि है, और मिल रहा है ना, तो आ हो जा रहा है, दैत्य प्लस अरि, तो ये दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी, तो वही स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। अब देखिए क प्लस अपी की संधि होगी, क प्लस अपी की संधि होगी कपि, कपि, करपी और को अपी। तो क प्लस अपी विसर्ग संधि हो जाएगी, तो इसमें को अपी हो जाएगा, ये वाला चौथा वाला। अब 99 नंबर देखा जाए, राम दशरथ के पुत्र थे का संस्कृत मूल है। तो संस्कृत में अनुवाद पूछ रहा है कि राम दशरथ के पुत्र थे। देखिए राम दशरथस्य पुत्र आसीत्, राम दशरथस्य पुत्र अस्मिन्, दशरथ रामस्य जनकः आसीत्,
रामस्य दशरथ जनक अस्मिन। तो इसमें देखिए राम दशरथ के पुत्र थे तो दिया है, लेकिन ये दोनों गलत हो जाएगा। दशरथ रामस्य जनक अस्ति, ये तो दिया ही नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है कोई। तो इसमें से दोनों में से देखना है कि राम दशरथ से पुत्र आसित होगा कि दशरथ से पुत्र अस्मिन होगा। तो इसमें पहला वाला हो जाएगा कि राम दशरथ से पुत्र आसित। ठीक, पहला वाला सही हो जाएगा। अब देखिए दिया है कि ज्ञानी भी सार्धम कदापि न द्रुह्यते। इसमें उसमें जो शिल्पी में दिया है वो गलत लिखा है, तो इसमें होगा ज्ञानी भी सार्धम कदापि न द्रुह्यते का अनुवाद है। तो ये संस्कृत में दिया है, इसका हिंदी में पूछ रहा है क्या होगा। ज्ञानी के साथ और अच्छा नहीं होता है, ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता है। ठीक, और नहीं है। ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी के साथ कभी भी बैर नहीं करना चाहिए, ज्ञानी जनों के साथ बैर अनुचित है। तो इसमें कौन वाला हो जाएगा? ज्ञानी भी है तो बहुवचन में आ जाएगा ना। तो इसमें बहुवचन किस में दिया है? ज्ञानी के साथ बैर अच्छा नहीं होता है, इसमें एक ही में है ज्ञानियों के साथ बैर नहीं करना चाहिए, तो ये वाला सही हो जाएगा। शिल्पी में इसको भी गलत दिया है, तीसरा दिया होगा, तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, अब देखा जाए 101 नंबर। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनि पूछ रहा है, इसमें कौन है? क ख य र च ज ट ठ ड़। तो इसमें कंठ ध्वनि सबको पता है, कवर का उच्चारण कंठ या कोमल तालु से होता है। ठीक, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द पूछ रहा है, पड़ोसी, गोधूम, बहू, शहीद। तो इसमें गोधूम जो है ये गेहूं का तत्सम है, गोधूम। और पड़ोसी का तत्सम क्या होता है? प्रतिवेशी। और बहू का वधू होता है। और शहीद जो है अरबी का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है शहीद। इसके लिए हिंदी में क्या शब्द है? वीर गति। अब देखिए 103 नंबर देखा जाए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें तद्भव पूछ रहा है, बैंक, बैंक है, मुंह है, मर्म है और प्रलाप है। तो मुंह जो है, मुख होता है इसका तत्सम ना, तो ये तद्भव शब्द है इसमें, मुंह। और बैंक तो इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी। अब देखा जाए इधर, शैतान की आंत का अर्थ है, तो ये भी शिल्पी में गलत दिया है। शिल्पी में दिक्कत यही है कि मिस्टेक ज़्यादा है, तो गलत कोई पढ़ेगा तो गलत ही याद हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कि शैतान की आंत का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का अर्थ है ये बहुत लंबी वस्तु होगा। ठीक, बहुत लंबी वस्तु, शैतान की आंत। अब देखा जाए 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला, ध्रुवस्वामिनी। तो इसमें करबला जो है ये प्रेमचंद लिखे। प्रेमचंद को ध्यान ये देना है कि उपन्यास में भी तो बहुत लिखे हैं, उपन्यास सम्राट हैं, कहानी बहुत ज़्यादा लिखे, लेकिन नाटक 3 लिखे हैं, तो ये एकदम याद रहना चाहिए। करबला संग्राम और प्रेम की वेदी, ये 3 इनका नाटक है, एकदम ध्यान रहना चाहिए कि प्रेमचंद जी 3 नाटक भी लिखे हैं। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित हैं, सज्जन, ये महाभारत के कथानक पर आधारित है। कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रथम गीति नाट्य है। प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ और स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी पुनर्लग्न की समस्या पर आधारित है। ठीक, ये भी ध्यान देना है। करबला संग्राम, प्रेम की वेदी प्रेमचंद्रकृत नाटक है। अब 106 नंबर देखा जाए, निम्न पंक्तियाँ किस प्रसिद्ध लंबी कविता से उद्धृत हैं? प्रतिपल परिवर्तित व्यू, भेद कौशल, समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। तो ये इसमें ओजगुड़ है ना, तो ये राम की शक्ति पूजा से है कि बादल राग से है कि पेशोला की प्रतिध्वनि से है कि शेर सिंह का सत्समर्पण से है? तो ये राम की शक्ति पूजा से है। राम की शक्ति पूजा का डेट 1936 ईस्वी है, ध्यान देना है। ये बंगला के कृत्तिवास एक राइटर थे, वो रामायण लिखे थे, उन्हीं के आधार पर माना जाता है कि उसी का इस पर प्रभाव है, बंगला के कृत्तिवास रामायण का। अब देखा जाए आगे, राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने 1936 ईस्वी में की थी। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता अनामिका में संकलित है, ये भी ध्यान देना है कि राम की शक्ति पूजा अनामिका में संकलित है, जो अत्यंत ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली रचना है। अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, सरोज स्मृति, आराधना, गीत गुंज, अपरा आदि निराला जी की
रचनाएं हैं। इनकी प्रथम कविता कौन है? निराला जी की जूही की कली। ठीक। और सरोज स्मृति जो है अपनी पुत्री पर लिखे हैं, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए कविता क्या है, निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है, निबंध कौन लिखा है? रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं कि अध्यापक पूर्ण सिंह लिखे हैं कि कुबेरनाथ राय लिखे हैं? तो कविता क्या है, शुक्ल जी लिखे हैं ना, रामचंद्र शुक्ल। श्रद्धा भक्ति लज्जा और ग्लानि करुणा उत्साह कविता क्या है? और कवि और कविता नाम से लिखे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी ध्यान देना है। कवि और कविता। साधारणीकरण और व्यक्ति व चित्रवाद काव्य में रहस्यवाद, ईर्ष्या लोभ और प्रीति घृणा काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध के विविध रूप भारतेंदु हरिश्चंद्र तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रमुख निबंध हैं। ठीक ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, इनको आलोक पर्व पे साहित्य अकादमी मिला है। कुबेरनाथ राय भी ललित निबंधकार हैं। ठीक। अध्यापक पूर्ण सिंह का हम लोग देख ही लिए हैं निबंध। सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें नई कहानी पूछा है कि उसके संपादक कौन थे। तो ये नई कविता पूछ रहा है कि इसमें कौन इसके संपादक थे। तो ध्यान देना है कि दोनों के गुप्त ही हैं। नई कविता अगर रहेगा तो जगदीश गुप्त रहेंगे और नई कहानी रहेगा तो भैरव प्रसाद गुप्त। तो इसमें ऑप्शन दिया है अज्ञेय, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो अज्ञेय तार सप्तक का संपादन किए। धर्मवीर भारती ये ठंडा लोहा कनुप्रिया और अंधायुग बहुत फेमस है, इनका गीति नाट्य है। ठीक। और श्री नरेश मेहता इनको भी ध्यान देना है। अरण्या लिखे हैं ये। वो अपथ बंधु था। ठीक। ये अपथ बंधु था है, तो इनका उपन्यास है ये। अब देखा जाए चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता है, तो नागार्जुन का है कि मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो चांद का मुंह टेढ़ा है कौन लिखा है? मुक्तिबोध। तो 1964 में इसका संपादन हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल एवं भूल गलती मुक्तिबोध की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। तार सप्तक के कवि, ये तार सप्तक के कवि मतलब उसमें संकलित हैं मुक्तिबोध तार सप्तक में। कामायनी एक पुनर्विचार इनकी रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी ध्यान देना है। और अन्य निबंध, नए साहित्य का संदर्भ शास्त्र, आलोचना कृतियाँ हैं इनकी। और धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे है। ठीक। ये तो पता ही होगा। नागार्जुन का मूल नाम क्या है पूछ देता है, तो वैद्यनाथ मिश्र का नाम था ना नागार्जुन का। ये भी प्रश्न बना है यहाँ से। अब आगे देखा जाए, केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं? तार सप्तक के कि दूसरा सप्तक के कि तीसरा सप्तक के कि चौथा सप्तक के? तो केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तीसरा सप्तक के। ठीक। अज्ञेय के संपादकत्व में ही सन 1959 ईस्वी में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक में जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित की गई हैं उनके नाम हैं। तो ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण। ठीक। कुंवर नारायण, इनको भी ध्यान देना है क्योंकि इनको ज्ञानपीठ मिला है। कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, इनको साहित्य मिला है और व्यास दोनों मिला है। तो इनको केदारनाथ सिंह को जो मिला है साहित्य अकादमी किस पे मिला है? अकाल में सारस पे मिला है। और व्यास मिला है किस पे? उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। ठीक ना। उत्तर कबीर पे मिला है इनको। मदन वात्स्यायन, विजय दयानंद शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खुडियों पर टंगे लोग इनकी रचना है ना। अब ये भी ध्यान देना है। और आगे देखा जाए, पंकज शब्द इनमें से किससे संबंधित है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो पंकज कैसा शब्द है? पंकज योग रूढ़ शब्द है। बहुब्रीहि समास योग रूढ़ हो जाता है ज़्यादातर। सामान्य रूप से शब्द शक्ति पद को 4 भागों में विभक्त किया जाता है, यौगिक रूढ़, योग रूढ़, यौगिक रूढ़। तो यहाँ पे लग रहा है गलत दिया है क्योंकि 3 ही होता है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। ठीक। तो यहाँ पे हमको लग रहा है एक्सप्लेनेशन इसका गलत दिया है, इसलिए कि 3 ही होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ का मतलब कि जैसे उसका कोई भी पार्ट नहीं हो पाएगा, जैसे जल है, ठीक, तो रूढ़ हो जाएगा। यौगिक का मतलब कि 2 मिला के बना रहेगा।
और योग रूट का मतलब कि बना रहेगा 2 को मिला के, लेकिन उसका तीसरा अर्थ हो जाएगा। अब देखा जाए आगे 112 नंबर, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो 343 में है कि 344 में है कि 345 में है कि 346 में? तो ये 343 में वर्णित है। अब देखा जाए 113 नंबर, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो 1826 में कलकत्ता से, 1828 ईस्वी में कलकत्ता से, 1826 में मुंबई से, 1828 में मद्रास से। तो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक, तो पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन 30 मई को। 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था। उदंत मार्तंड 1826-1827 तक साप्ताहिक कलकत्ता से प्रकाशित। इसके प्रथम संपादक पंडित जुगल किशोर, इनको भी ध्यान देना है, पंडित जुगल किशोर ये इसके प्रथम संपादक थे। अब देखा जाए 114 नंबर, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। तो आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए ये होगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। अब देखा जाए 115 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो पुष्पदंत की इसमें से कौन सी रचना नहीं है? महापुराण, जय कुमार, यहाँ पे राय कुमार चरिव रहना चाहिए, जय गलत लिख दिया है, जसहर चरिव, पौम चरिव। तो ध्यान ये देना है कि ये जो रचनाएं हैं तीनों, महापुराण है, राय कुमार चरिव है, जसहर चरिव है, और ये तीनों पुष्पदंत की रचना है। ठीक, तो महापुराण जो है ना, इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन मिलता है। कितना? 63। ठीक, और ये पौम चरिव जो है स्वयंभू की रचना है। राय कुमार चरिव ये तो पुष्पदंत की है, जसहर चरिव भी है पुष्पदंत की। और पुष्पदंत को ध्यान देना है कि इनको अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूत। ठीक ना? और एक और चीज़ ध्यान देना है कि ये जो स्वयंभू हैं, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू कहा जाता है, और अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को। देखिए, पौम चरिव, ऋषड़ेम चरिव, स्वयंभू छंद, स्वयंभू कृत रचनाएं हैं। ये सब स्वयंभू की रचनाएं हैं। पौम चरिव, ऋषड़ेम चरिव, स्वयंभू छंद, ये सब स्वयंभू की रचनाएं हैं। महापुराण, राय कुमार चरिव, जसहर चरिव पुष्पदंत की रचना कृतियां हैं। अब 116 नंबर देखा है, सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। तो निर्देशक चिन्ह है, इसको पूछ रहा है कौन सा चिन्ह है? निर्देशक चिन्ह है कि योजक चिन्ह है कि विवरण चिन्ह है कि अपूर्ण विराम है? तो ये योजक चिन्ह है। ठीक, द्वंद्व समास में जो बीच में रहता है योजक चिन्ह, वही वाला। योजक चिन्ह को समासबोधक अथवा विभाजक चिन्ह भी कहते हैं। अब 117 नंबर देखा जाए, जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है। जितेंद्रीय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। तो इसके लिए होगा एक शब्द जिज्ञासु। अब देखिए, जितेंद्रिय दिया है ना, इंद्रजीत और जितेंद्रिय में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जितेंद्रिय का मतलब होता है कि इंद्रियों को जीतने वाला, और इंद्रजीत का मतलब होता है कि जिसने इंद्र को जीत लिया हो, उसको इंद्रजीत कहा जाएगा। ठीक, अजय अमर होता ही है, जलचर मतलब जल में निवास करने वाला जलचर होता है। अब देखिए, अज्ञेय का पूरा नाम है, अज्ञेय जी का पूरा नाम पूछ रहा है। राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, हरिशंकर परसाई। तो इसमें ध्यान ये देना है कि ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये इनका पूरा नाम है, अज्ञेय जी का। तार सप्तक का संपादन किए थे। ठीक, 1943 में। और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर वो हैं। अज्ञेय की काव्य कृतियाँ हैं, इनकी काव्य कृतियाँ तो एकदम याद होनी चाहिए क्योंकि फेमस बहुत है। भग्नदूत है, चिंता है, इत्तेलम है, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये रहेगा, यहाँ पे थे नहीं रहेगा। अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, इस पे साहित्य अकादमी मिला है इनको। कितनी नावों में कितनी बार, इस पे ज्ञानपीठ मिला है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ,
महावृक्ष के नीचे नदी की बाँक पर छाया, यहाँ पे छाया रहेगा। ये सब इनकी रचनाएँ हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किसमें नहीं है पूछ रहा है। तो मिलान में, सुपुत्र में, अधर्म में, सुकर्म में। तो यहाँ पे जो ये मिलन लिखा है, मिलान में उपसर्ग नहीं है। इसमें अधर्म में अ है, सुपुत्र में सु है, इसमें भी सु है। ठीक। अब 120 नंबर देखा जाए। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है। स्फूर्ति शब्द का तद्भव शब्द है, तो ये तत्सम है स्फूर्ति। तो इसका सुग्गा होगा कि सौत होगा कि फुर्ती होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो स्फूर्ति का फुर्ती हो जाएगा। ठीक, तद्भव। अब 121 नंबर देखा जाए। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन हैं? वियोगी हरि हैं। इनका पूरा नाम भी पूछा था, हरिप्रसाद द्विवेदी। इनका पूरा नाम पूछा था प्रीवियस ईयर पेपर में कि वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है। और सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हरजाई प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुनालाल बख्शी। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो है हिंदी साहित्य विमर्श, ये पद्मलाल पुनालाल बख्शी की रचना है। ठीक। पराधीन सपने सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। कौन लिखा है इस पंक्ति को? ठीक। तो कौन लिखा है? रहीमदास द्वारा है कि कबीर दास द्वारा कि मल्लुक दास द्वारा कि तुलसीदास द्वारा? तो तुलसीदास जी लिखे हैं कि सब पराधीन सपने सुख नाही। ठीक। अब देखा जाए, तुलसीदास कृत 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। दोहावली, ये ब्रजभाषा में है। दोहावली, ये पता है ना कैसे ब्रज में अवधि में याद किया जाएगा। दोहावली ये ब्रज में है। कवित्र रामायण है, ये अवधि में है। गीतावली ब्रज में है। रामचरितमानस अवधि में है। रामाज्ञा प्रश्नावली ये ब्रज में है। ठीक। विनय पत्रिका ये भी ब्रज में है। रामलला नाचू ये अवधि में है। पार्वती मंगल ये ब्रज में है। जानकी मंगल ये भी ये अवधि में है। ठीक। जानकी मंगल और पार्वती मंगल भी ये अवधि में है, दोनों ब्रज में नहीं है। भरवे रामायण ये अवधि में है। वैराग्य संदीपनी ये ब्रज में है। और श्री कृष्ण गीतावली ये भी ब्रज में है। तो सबको ध्यान देना है। इसकी भाषा पूछ देता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। कर्ता कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो इसमें अपादान कारक होगा, क्योंकि पेड़ से पत्ता जब गिरेगा तो अलग हो जाएगा ना उससे। तो यहाँ पे कौन कारक हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक। अलग होने की क्रिया में जो पदार्थ ध्रुव अवधिभूत होता है, अर्थात जिससे अलगाव होता है, उसकी अपादान कारक संज्ञा होती है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो किसमें उपसर्ग है? दशक में है कि पराजय में है कि लालिमा में है कि कारीगर में है? तो इस पराजय में साफ दिख रहा है एकदम कि इसमें उपसर्ग लगा है। अब देखा जाए, लास्ट प्रश्न है आज का। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द है अनाचार और अनाचार, अत्याचार, विचार। तो आचार का विचार होता है। नहीं, आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा। आचार का विचार नहीं होगा। इस ध्यान देना है। ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है प्रयागराज में कि दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो इसको ध्यान देना है कि आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा। ठीक। तो आज का पेपर हम लोगों का समाप्त हो गया। अब इसके बाद आगे देखा जाएगा। तो हमको एक चीज़ इसमें समझ में नहीं आता है कि ज़्यादा एक्सपेंड करके हम बताते हैं तो सही रहता है कि शार्ट में बताने में सही रहता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जैसे इसमें कोई भी रचना है तो उसके अंदर बताने में ठीक रहता है कि ऊपर ऊपर बता देंगे तो वही सही रहेगा। ठीक ना? तो इसको आप लोग बताइएगा कि कैसे सही रहेगा। जैसे कोई भी रचना है तो उसके अंदर घुस के या राइटर है उसके बारे में बताने में ठीक रहता है कि डायरेक्ट ऊपर ही बस प्रश्न हल कर देंगे तो सही रहेगा। ठीक। तो आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद।